Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to learn about factors affecting enzyme activity. So let's continue. The contrast between the enzyme and the substrate is the most essential prerequisite for enzyme activity. एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान में जो कंट्रास्ट है हम उसको एक्चुअल में रीड कर रहे हैं. ठीक है, सबस्ट्रेट क्या है? वो आपका कंपाउंड जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट कर रहा है, वो कंपाउंड जिनके ऊपर एक्ट करके केमिकल रिएक्शन फास्ट करवा रहा है, उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं. इनमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो हम देखेंगे. सबसे पहले आ जाता है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम. ठीक है, जैसे जैसे एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है वैसे ही उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज़ होती है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे आपका सबस्ट्रेट जो है जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट कर रहा है, ठीक है, अगर आपका ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, इसके ऊपर 3 एंजाइम्स एक्ट कर रहे हैं और अगर हम यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं एंजाइम्स की, तो एंजाइम्स जल्दी काम करेंगे क्योंकि वर्कलोड जो है वो डिवाइड हो गया है. ठीक है, तो सबस्ट्रेट के ऊपर जल्दी एक्शन इन्वॉल्व होगा. फॉर एग्जांपल हम सबस्ट्रेट ले लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लें प्रोटीन ले लें. ठीक है, और उसके ऊपर एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम है. ठीक है, वो एक्ट कर रहा है. ठीक है, और उसको ब्रेक डाउन कर रहा है. ठीक है, तो जितना ज़्यादा आपका एंजाइम ज़्यादा होंगे उतना जल्दी आपका सबस्ट्रेट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा. ठीक है, प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाएगा. तो आपकी जो एंजाइम की कंसंट्रेशन है जैसे जैसे वो इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे रिएक्शन की वेलोसिटी का मतलब है रेट, ठीक है, वो भी आपका इंक्रीज़ हो जाता है. इन फैक्ट दिस प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम इज़ मेड यूज़ इन डिटरमाइनिंग द सीरम एंजाइम्स फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़. अच्छा देखें, होता क्या है कि आपकी इस प्रॉपर्टी के ज़रिए से हम ना डिजीज़ डायग्नोज कर सकते हैं. कैसे करते हैं कि देखें, अगर आपका फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक काइंड ऑफ डिज़ीज़ है, ठीक है, और बॉडी जब भी आपकी बॉडी में कोई डिज़ीज़ होता है, कोई फ़ौरन आपका बॉडी में कोई वायरस इन्वेड करता है, ठीक है, या कोई इन्फ्लेमेशन होती है, तो फिर बॉडी उसे लड़ती है. जब बॉडी लड़ती है तो बॉडी लड़ने के लिए जो है स्पेसिफिक आपकी जो हैं इम्यूनोग्लोबिन्स हैं, इम्यूनिटी है, आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं, आपके एंजाइम्स हैं, ये जो हैं उसी डिज़ीज़ या उस डिज़ीज़ से रिलेटेड जो भी कंडीशन है उनसे रिलेटेड जो एंजाइम्स हैं उनकी कंसंट्रेशन खुद ही से इंक्रीज़ हो जाती है. ठीक है, ताकि वो उनकी वेलोसिटी, उनका रिएक्शन का जो रेट है वो जल्दी हो और वो जल्दी उस डिज़ीज़ से लड़ सकें, उसको ख़त्म कर सकें, बॉडी से एरेडिकेट कर सकें. ठीक है, तो सीरम क्या है? सीरम हमारा जो बॉडी में फ्लूइड है. ठीक है, तो वो एंजाइम्स की अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो हमें पता चल जाएगा कि बॉडी इस वक्त किसी डिजीज स्टेट में. समटाइम्स ऐसा होता है ना, डिजीज़ होती हैं, कोई बीमारी होती है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा तो कौन सी बीमारी है, या आपके सर में हेडेक है, या कोई फटीग है, या कोई ऐसा सिम्टम है. अब आपने चेक करना है कि बीमारी क्या है. तो अगर आप वो एंजाइम्स चेक करेंगे तो वो एंजाइम्स, आपको पता है एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर ईच रिएक्शन. तो अगर एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ एंजाइम्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हुई होगी तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इस तरह का डिजीज़ है. By using a known volume of serum and keeping all the factors at optimum level, the enzymes could be assayed in the laboratory. तो अगर हम बाकी सारे फैक्टर्स जिनसे एंजाइम की एक्टिविटी इफ़ेक्ट होती हैं उनको हम नॉर्मल रखें, उनको हम बैलेंस्ड रखें और हम सीरम की नोन वॉल्यूम ले लें, ठीक है, तो तब हम चेक कर सकते हैं कि एंजाइम्स इसमें कितने हैं. ठीक है, तो ये देखें, ये आपने फिगर्स याद रखने हैं, बनाने सिंपल हैं, आसान फिगर्स हैं. अगर आपकी एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ये एंजाइम की कंसंट्रेशन पहले इतनी है तो रिएक्शन इतना हो गया. ठीक है, फिर कंसंट्रेशन और बढ़ाई तो रिएक्शन और बढ़ गया. ठीक है, कंसंट्रेशन और बढ़ाई तो रिएक्शन और बढ़ गया. ठीक है, तो ये इस तरीके से करके आपकी जो है हम बता सकते हैं कि हमारा ये जो है जैसे जैसे एंजाइम्स की कंसंट्रेशन बढ़ेगी एंजाइम्स की रिएक्शन की वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी.
आगे आए, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। Increase in the substrate concentration gradually increases the velocity of enzyme reaction within the limited range of substrate levels. तो जैसे जैसे आपकी सबस्ट्रेट बढ़ेगा, ठीक है, जिनके ऊपर एंजाइम्स ने एक्ट करना है, फॉर एग्जांपल हमारा कभी कभार फूड जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है प्रोटीन्स में, ठीक है, तो स्टमक के जो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादा आपका जो है प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम ज़्यादा सिक्रीट करेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका सबस्ट्रेट बढ़ता है, ठीक है, वैसे वैसे आपका जो है एंजाइम्स की जो रिएक्शन है वो भी बढ़ता जाता है, ठीक है। तो एंजाइम्स का रिएक्शन भी सबस्ट्रेट के ऊपर है, ठीक है, कि समटाइम्स जो है कितना ज़्यादा आपका, लेकिन ये आपका जो है लिमिटेड रेंज में, ठीक है। एक हद तक अगर आपका सबस्ट्रेट बढ़ेगा तो एंजाइम्स की वेलोसिटी भी बढ़ेगी, लेकिन फिर उसके बाद अगर सबस्ट्रेट और ज़्यादा होता है तो एंजाइम्स की वेलोसिटी उतनी ज़्यादा रिएक्शन की नहीं बढ़ेगी, फिर आपको और ज़्यादा एंजाइम्स चाहिए होंगे तो उससे कोरिलेट करने के लिए, ठीक है। A rectangular hyperbola is obtained when velocity is plotted against the substrate concentration। ये फिगर में है, इसमें 3 डिस्टिंक्ट रिएक्शंस होते हैं। ये ग्राफ में आप देखें, इस तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपका मिलता है। होता क्या है कि ये देखें, आपका सबस्ट्रेट बढ़ रहा है, ठीक है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। इतनी बढ़ी तो वेलोसिटी भी बढ़ी, फिर इतनी बढ़ी तो फिर वेलोसिटी बढ़ी, लेकिन अब इससे ज़्यादा अगर बढ़ेगी तो यहाँ पे देखें ये ऊपर नहीं जा रहा है ऐसे, ये उल्टा नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये फिर आगे अगर और बढ़ेगी तो ये रिएक्शन जो है आपका कम ही होगा, ठीक है। तो इसको हम जो है इस तरीके से डोनेट करते हैं। तो ये 3 डिस्टिंक्टिव फेजेस हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो ए में आपका जो है आपका वेलोसिटी बढ़ी तो उतनी आपका रिएक्शन भी बढ़ा, बी में आपकी वेलोसिटी बढ़ी है तो रिएक्शन आपका इतना बड़ा है, ठीक है। और सी में आपकी वेलोसिटी जो है बढ़ी है तो रिएक्शन, तो आप अगर देखेंगे तो रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, ये रेक्टेंगुलर बन गया है, ठीक है, वरना इसको स्क्वायर होना चाहिए था, ठीक है। रिएक्शन इतना होता, ठीक है, कि ये स्क्वायर बनता। तो क्या देख रहे हैं आप कि रिएक्शन उल्टा कम हो रहा है, ज़्यादा स्पीड नहीं, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना है बजाय ये कि स्क्वायर बनता। When the velocity of reaction is almost proportional to substrate concentration, जब velocity रिएक्शन की और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन दोनों सेम हो गए हैं तो रिएक्शन का जो रेट है उसको हम फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। और जब एंड व्हेन द substrate concentration is much greater than the velocity, the rate of reaction is independent of substrate concentration and the reaction is said to be 0, ठीक है। फिर कंसंट्रेशन जो है रेट एंजाइम्स का जो रिएक्शन का रेट है वो इतना ज़्यादा नहीं होता डिपेंडिंग ऑन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो ये 0 ऑर्डर में आ जाता है। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वेलोसिटी ऑफ एन एंजाइम रिएक्शन increases with increase in temperature up to maximum and then declines. A bell-shaped curve is observed, ठीक है। इसमें बेल शेप्ड कर्व होता है आपका। होता क्या है कि देखें टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो एंजाइम की वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है, लेकिन एक हद तक टेम्परेचर बर्दाश्त करता है एंजाइम, उससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो एंजाइम की जो है रिएक्शन वो कम होता जाएगा। आप ये देखें, अगर आपको याद हो हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था कि प्रोटीन्स जो हैं हायर टेम्परेचर्स पे कोआगुलेट कर जाती हैं, डीग्रेड कर जाती हैं, और एंजाइम्स का जो है एंजाइम्स प्रोटीन से मिलके भी बने होते हैं, तो प्रोटीन्स जो हैं वो इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वैसे भी हर एंजाइम का स्पेसिफिक टेम्परेचर और पीएच होता है, वो उसी पे ही एक्ट करता है।
तो अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से आगे आप उस एंजाइम का टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर वो जो है फ़ौरन उसका रेट ऑफ रिएक्शन नीचे गिरेगा, ठीक है। तो ये आपकी एक बेल शेप्ड आपको कर्व मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम Q10 से डोनेट करते हैं। ये कोफिशिएंट जो है ये वो होता है जो एक आपका स्पेसिफिक होता है फॉर एंजाइम, दैट्स लाइक द ऑप्टिमम राइट फैक्टर फॉर दैट एंजाइम, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है उसको हम Q10 से डोनेट करते हैं, ठीक है। इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन एंजाइम वेलोसिटी व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 10%। तो हमने इस प्रॉपर्टी को डोनेट किया है कि Q10 से डोनेट किया है। क्यों? क्योंकि वो ये बता रहे हैं कि एंजाइम्स की वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी टेम्परेचर के साथ जब 10% टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ होगा। मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स का जो Q10 है वो 2 है। इसका मतलब क्या हुआ? 10 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट 10 रेज़्ड टू पावर 2, तो वो आपका 0 to 40% होता है। मतलब ज़्यादातर एंजाइम्स हमारे 0 to 40% टेम्परेचर पर जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर पर एक्ट कर रहे होते हैं। इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट्स इन हायर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोर molecular enzyme and substrate collision and interaction for the reaction to proceed further or faster। तो क्या हुआ? जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है वैसे वैसे आपकी जो है एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान में जो रिएक्शन हो रहा होता है, जो कोलिजन हो रही होती है, जो इंटरेक्शन हो रहा होता है, वो भी इंक्रीज़ करता जाता है, ठीक है। और इस तरीके से रिएक्शन आपका फास्टर प्रोसीड करता है। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट एंजाइम्स इज़ बिटवीन 35 to 40%। ज़्यादातर एंजाइम्स का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 35 to 40% है। मतलब आपका बॉडी टेम्परेचर के इर्द गिर्द ऊपर और नीचे, ठीक है। However, a few enzymes are active even at 100 डिग्री सेल्सियस। ये एंजाइम्स जो हैं ये आपके DNA पॉलीमरेज, एडिनालाइट काइनेज, ठीक है। मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल इफ़ अ पर्सन इज़ इन फीवर, ठीक है, तो उसके बहुत सारे बॉडी के जो एंजाइम्स हैं वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे और वो वर्क नहीं कर सकेंगे प्रॉपर्ली, ठीक है। लेकिन कुछ आपके जो एंजाइम्स हैं, जो दोज एंजाइम्स दैट आर वेरी एसेंशियल फॉर ह्यूमन लिविंग, वो फिर भी थोड़े एक्टिव रहते हैं। Some plant enzymes like urease have optimum activity around 60 degrees Celsius. This may be due to stable structure and conformation of these enzymes. तो कुछ प्लांट एंजाइम्स हैं जो 60 डिग्री सेल्सियस पे भी एक्टिवेट होते हैं। इन जनरल अगर हम जनरली देखें तो व्हेन एंजाइम्स आर एक्सपोज टू अ टेम्परेचर अबव 50 डिग्री सेल्सियस, डीनेचुरेशन हैपन्स leading to dearrangement in the native structure of protein। प्रोटीन का जो टर्शियरी स्ट्रक्चर था उसके अंदर डीअरेंजमेंट हो जाती है। तो आपका जो है इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम आपकी जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, दे आर गुड एट 35 to 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अलावा कुछ एंजाइम्स, प्लांट एंजाइम्स या आप कुछ एक्टिव एंजाइम्स के अलावा नॉर्मल एंजाइम्स देखें तो वो तकरीबन 35 से 40 से रहते हैं। अब अगर 50 से ऊपर टेम्परेचर जाता है तो एंजाइम्स की डीनेचुरेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और क्या कहते हैं, और इनका प्रोटीन स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइम्स बिकम इनएक्टिव एट हायर टेम्परेचर। मतलब 70 डिग्री सेल्सियस तक सारे एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं, मेजॉरिटी एंजाइम्स आपके। दिस इज़ अबाउट टेम्परेचर। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि अब एंजाइम्स आपके प्लांट्स में होते हैं, फूड्स में भी होते हैं, तो ठीक है। तो फूड्स जो हैं वो रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर पे प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। उसमें होता क्या है कि लो टेम्परेचर होता है, ठीक है। ज़्यादातर आपके टेम्परेचर जो हैं, ज़्यादातर आपके एंजाइम्स जो हैं वो 35 to 40 डिग्री सेल्सियस तक होते हैं, ठीक है। तो लोअर टेम्परेचर पे या 0 से नीचे जो टेम्परेचर्स होते हैं उनमें बैक्टीरिया के जो एंजाइम्स होते हैं, बैक्टीरियल एंजाइम एक्टिविटी वो स्टॉप हो जाती है। इवन फ्रूट्स के अंदर जो अपनी एंजाइम एक्टिविटी होती है वो भी स्टॉप हो जाती है और फ्रूट्स राइप होना, स्लोली राइप होना शुरू होते हैं, फास्टली राइप नहीं होते, ठीक है। इस तरीके से
कई सर्जरीज़ हैं बॉडी में, कई सर्जरीज़ जो हैं टेम्परेचर लोअर करके, हाइपोथर्मिया इंड्यूस करके, टेम्परेचर लोअर करके फिर की जाती हैं, ठीक है। क्यों? तो क्योंकि आपका जो है मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो आपका मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो आपका स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि एंजाइम्स उसमें थोड़े इनएक्टिव हुए होते हैं, और फिर उस तरीके से सर्जरी इंड्यूस की जा सकती है। आगे चलते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ पीएच। इंक्रीज इन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पीएच considerably influences the enzyme activity and a bell-shaped curve is normally obtained। अच्छा, पीएच बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंजाइम्स के लिए, ठीक है। एंजाइम्स हमेशा अपने स्पेसिफिक पीएच पे ही काम करते हैं। मतलब कुछ एसिडिक एंजाइम्स होते हैं, कुछ बेसिक एंजाइम्स होते हैं, कुछ न्यूट्रल एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो वो उन्हीं पीएच पर जो हैं एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। सर्टेन आपकी जो है पीएच पर एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और अगर वो पीएच उनको नहीं मिले तो एंजाइम्स का जो एक्शन है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड होता है, इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दैट्स एक्चुअली पीएच, ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी पीएच बढ़ेगी वैसे वैसे एंजाइम की एक्टिविटी इन्फ्लुएंस होती है और बेल शेप्ड कर्व ऑब्टेन होता है, ठीक है। ऑप्टिमम पीएच ये है, ठीक है। इस पीएच से अगर लो होगी तो भी आपकी एंजाइम एक्टिविटी इन्फ्लुएंस होगी। इस पीएच से अगर हाई पीएच होगी तो भी एंजाइम एक्टिविटी इन्फ्लुएंस होगी। सिर्फ इतनी विंडो है आपके पास। इस विंडो में जो है, इस पीएच की विंडो में एंजाइम एक्ट कर सकता है, लेकिन उसके बाद जो है एंजाइम की एक्टिविटी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो हर एंजाइम की एक्टिविटी डिफरेंट होती है। ईच एंजाइम हैज़ एन ऑप्टिमम पीएच। हर एंजाइम की अपनी ऑप्टिमम पीएच होती है एट विच द वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम। उस पीएच पे एंजाइम की सबसे ज़्यादा तेज़ एक्टिविटी होती है, ठीक है। रिएक्शन की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है। बिलो एंड अबव दिस पीएच द एंजाइम एक्टिविटी इज़ मच स्लोअर। इससे कम होगी तो भी एंजाइम एक्टिविटी जाएगी नीचे, इससे ज़्यादा होगी तो भी एंजाइम एक्टिविटी जाएगी नीचे, ठीक है। एंड एट एक्सट्रीम पीएच द एंजाइम बिकम्स टोटली इनएक्टिव। अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पीएच हो तो एंजाइम टोटली इनएक्टिव हो जाता है। इसकी एग्जांपल आप उसमें देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो कार्बोहाइड्रेट एंजाइम है, ठीक है, वो आपका जो है माउथ में कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट होती है, ठीक है, और माउथ में उसकी स्टार्ट होती है, और जैसे ही वो स्टमक में जाता है तो जो एंजाइम होता है कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए, सलाइवरी अमाइलेज, वो आपका स्टमक में जाके इनएक्टिव हो जाता है, क्योंकि स्टमक में पीएच बहुत ज़्यादा जो है एक्सट्रीम पे होती है, ठीक है। तो जैसे ही आपकी पीएच नॉर्मल होती है तो एंजाइम फिर एक्टिव होता है, वरना वो बिल्कुल टोटली इनएक्टिव हो जाता है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स शो ऑप्टिमम एक्टिविटी अराउंड न्यूट्रल पीएच। तो हमारे जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, ठीक है, तो वो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी अंदर के जो एंजाइम्स होते हैं वो उन ऑप्टिमम उनकी जो एक्टिविटी होती है वो न्यूट्रल पीएच पर होती है। और न्यूट्रल पीएच आपको पता है इज़ एट द स्केल ऑफ 6 to 8, ठीक है। मतलब 7 के इर्द गिर्द की जो पीएच होती है उस पर वो वर्क करते हैं। हाउएवर there are many exceptions like pepsin 1 to 2 pH पे काम कर रहा होता है, ठीक है। दैट्स एसिडिक पीएच। एसिड फॉस्फेटेज 4 to 5 पे, और अल्कलाइन फॉस्फेटेज 10 to 11 पर, ठीक है। ये याद रखें, न्यूट्रल पीएच आपकी 7 है, ठीक है। तो इसके नीचे अगर आप जाएंगे 1 to 5, ठीक है, तो वो आपकी एसिडिक पीएच होती है, ठीक है। और इससे अगर आप ऊपर जाएंगे, ठीक है, मतलब आपकी 8 या 9 से लेकर 10 या उससे ऊपर, ठीक है,
तो वो आपकी अल्कलाइन पीएच होती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वो ये मिडल की पीएच पे वर्क कर रहे होते हैं ज़्यादातर एंजाइम्स, ठीक है। एक्सेप्ट फिर भी इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे स्टमक एसिड मीडियम प्रोड्यूस करता है फॉर डाइजेशन, ठीक है। तो उसमें एंजाइम पेप्सिन जो है 1 to 2 एसिड पीएच पे वर्क कर रहा होता है। इसके अलावा अल्कलाइन फॉस्फेटेज, एसिड फॉस्फेटेज, ये भी जो हैं लोअर और हायर पीएच पे काम कर रहे होते हैं। एंजाइम्स फ्रॉम फंजाई एंड प्लांट्स आर मोस्ट एक्टिव इन एसिड पीएच एंड दैट इज़ 4 to 6। तो ज़्यादातर आपके जो एंजाइम्स होते हैं फंजाई और प्लांट्स के, वो एसिड पीएच पे काम करते हैं। हाइड्रोजन आयंस इन्फ्लुएंस द एंजाइम एक्टिविटी बाय अल्टरिंग द आयनिक चार्जेस ऑन द अमाइनो एसिड्स। अच्छा, हाइड्रोजन आयंस आपकी एंजाइम एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, किस तरीके से कि अमाइनो एसिड्स के जो आयोनिक चार्जेस होते हैं, आपको पता है ना कि आपके पोलर अमाइनो एसिड्स भी होते हैं और नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, ठीक है। तो जो पोलर अमाइनो एसिड्स हैं जिनके ऊपर चार्जेस होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर हाइड्रोजन आयंस जो हैं आके इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एंजाइम एक्टिविटी को, कि एंजाइम अगर वो अपने आयनिक चार्जेस जो हैं अमाइनो एसिड्स को दें, उनको न्यूट्रल कर दें, ठीक है, तो आपकी जो है एंजाइम एक्टिविटी इफेक्ट हो सकती है, या उनसे ले लें तो भी एंजाइम एक्टिविटी इफेक्ट हो सकती है, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस देने या लेने से पीएच जो है आपकी चेंज होती है। उसके बाद आ जाए इफ़ेक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। ये है कि द एक्यूमुलेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स जनरली डिक्रीजेज द एंजाइम वेलोसिटी। इसका मतलब ये है कि जब दो आपके सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, आपके दो सब्सटेंसेस मिल के, ठीक है, आपस में रिएक्शन बनाते हैं, ठीक है, तो इस रिएक्शन में एंजाइम इफ़ेक्ट आ रहा होता है, ठीक है, एंजाइम हेल्प कर रहा होता है और उससे प्रोडक्ट मिल जाता है एक आपको, ठीक है। अब इस तरीके से जब आपके प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी खुद ही से कम हो जाती है। एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है तो जो सब्सटेंसेस हैं वो प्रोडक्ट्स बनाना बंद कर देते हैं और हमें प्रोडक्ट मिल गया। तो बॉडी में भी ऐसे ही होता है कि जितनी एक्यूमुलेशन होती है रिएक्शन के प्रोडक्ट्स की, उसका डिपेंड करता है एंजाइम की वेलोसिटी पे। फिर एंजाइम की वेलोसिटी उसी तरीके से स्लो डाउन होते होते स्टॉप हो जाती है। फॉर सर्टेन एंजाइम्स द प्रोडक्ट्स कंबाइन विद द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एंड फॉर्म अ लूज कम्प्लेक्स एंड थस इनहिबिट द एंजाइम एक्टिविटी। कुछ एंजाइम्स के लिए क्या होता है, प्रोडक्ट जो यहाँ पे एंजाइम आपका वर्क कर रहा था, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंजाइम आपका वर्क कर रहा है, कुछ एंजाइम्स उन्हीं के साथ जाके एक लूज सा कम्प्लेक्स बनाते हैं, तो उनके एंजाइम के साथ ही जाके कंबाइन हो जाते हैं। जब प्रोडक्ट एंजाइम के साथ जाके कंबाइन हो जाएगा तो एंजाइम को जगह नहीं मिलेगी आपके सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करने की, और इस तरीके से रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। इन लिविंग सिस्टम दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन इज़ जनरली प्रिवेंटेड बाय अ क्विक रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। तो क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि प्रोडक्ट्स एंजाइम के साथ ना मिलें और एंजाइम्स अवेलेबल हों अगले रिएक्शन के लिए, तो जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाता है वैसे वैसे प्रोडक्ट रिमूव होता जाता है। बॉडी में अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे आपके न्यूट्रिएंट्स की ब्रेकडाउन होती जाती है वैसे वैसे वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ट्रेवल करके आपके ब्लड में आते जाते हैं, ठीक है, ताकि वो फिर वहाँ से उस साइड से रिमूव होते जाते हैं ताकि वो एंजाइम के साथ जाके मिल ना जाएं। द एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन बाय फीडबैक मैकेनिज्म इज डिस्कस्ड लेटर, वो हम आगे देखेंगे। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। बाकी आधे आपके फैक्टर्स जो हैं हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन। अल्लाह हाफिज़।